नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम। भारत ने लाहौर तक जाकर बता दिया कि भारत की ताकत कितनी है। लाहौर में घुस के बता दिया, चाहे लाहौर हो या कराची, हमें बदला लेना आता है। भारत के अगर किसी भी निर्दोष पर तुम उंगली उठाओगे तो उसका अंजाम क्या होगा, भारत ने दिखा दिया। मगर पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा। बीती रात जम्मू के अलग अलग जगह पे ड्रोन से हमले किए गए, राजस्थान में भी धमाके की आवाज सुनाई दी। लेकिन भारत ने हर ड्रोन का हमले को फेल कर दिया, सारे ड्रोन मार गिराए। एयरपोर्ट हो या रेलवे स्टेशन हो, पाकिस्तान ने एक नापाक कोशिश करी। पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि वहां की सेना के प्रमुख को अब अपनी जान बचाना मुश्किल पड़ रहा है। मुनीर साहब अपने परिवार को पहले विदेश भगा चुके हैं। उनको पता है कि पाकिस्तान का हश्र क्या होने वाला है। चीन और टर्की के हथियारों के दम पर कूद रहा पाकिस्तान अब समझ नहीं रहा कि भारत से पंगे लेने का मतलब क्या है। क्या होगा इस युद्ध में? अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ है, युद्ध की घोषणा नहीं हुई है। आप गोदी मीडिया के एंकरनियों पे मत जाइएगा। रूप का लियाकत ने तो लिख दिया कि युद्ध की घोषणा हो गई। अभी तक ना भारत ने और ना पाकिस्तान ने युद्ध की घोषणा नहीं करी है। हालांकि इन गोदी मीडिया के एंकर को प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा, प्रतिबंधित 4 पीएम को किया जाएगा, जो लगातार हिंदू मुसलमान की एकता की बात करता है, देश की एकता और देश की सुरक्षा की बात करता है। खैर, कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम देश के साथ तन मन धन से खड़े हैं। एक एक खून का कतरा देश को देने को तैयार हैं। हमने अभय द्विवेदी से पूछा कि पाकिस्तान समझ क्यों नहीं रहा कि ये नया हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमानों ने दिखा दिया जो आतंकियों का खेल था, जो पाकिस्तान का खेल था कि हिंदू मुसलमान के बीच में दीवार खड़ी कर दो, धर्म पूछ के मारो, जिससे हिंदुस्तान में बवाल होगा। लेकिन भारत के मुसलमानों ने सड़कों पर आके कह दिया, मुल्क हमारा पहले है, हमें कोई फसाद नहीं चाहिए, हम देश के साथ हैं। अभय दुबे जी से तमाम मुद्दों पर मैंने बातचीत करी और आपसे रिक्वेस्ट है, 4 पीएम यूपी भारत में जो लोग देख रहे हैं, इस यूपी के चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। अपने सब दोस्तों से कहिए कि इसको भी नेशनल चैनल के बराबर लाना है, जिससे हमारा प्रतिबंध जो लगाया गया है, सरकार को समझ आए कि आवाज बंद नहीं होती है। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन जरूर कर लीजिए। 4 पीएम न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। पाकिस्तान को पता नहीं क्यों नहीं समझ आ रहा कि वो अपनी तबाही की कहानी खुद लिख रहा है। भारत ने हमला किया क्योंकि आतंकी कैंप तबाह करने थे। वो आतंकी जिन जो कोई धर्म नहीं मानते, जो कोई मानवता नहीं मानते, बेगुनाहों का खून बहाना जिनकी फितरत में शामिल होता है, भारत ने तो उनके कैंप को तबाह किया। क्योंकि पूरी दुनिया आतंकवाद से त्रस्त है। या आतंकियों का सिर जहां कुचला जाए वहां कुचलना चाहिए, पूरी दुनिया मानती है। लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह पुंछ पे हमला किया, हमारे भारत के बेगुनाह बहुत सारी बड़ी संख्या में लोग मारे गए। छोटे छोटे बच्चों पे भी हमला किया। पंजाब में गुरुद्वारे पे हमला किया और कल रात को जम्मू में जिस तरह से बड़ी संख्या में ड्रोन से अटैक किया गया, वो तो भारत की बहादुर सेना ने सारे ड्रोन को मार गिराया। लेकिन पूरे जम्मू में रात में हड़कंप मच गया था। पाकिस्तान को समझ क्यों नहीं आ रहा कि चीन और टर्की उसका इस्तेमाल कर रहे हैं भारत के खिलाफ, लेकिन अंततः नुकसान उसका ही होना है। बलूचिस्तान में लोगों ने पाकिस्तान के झंडे उतार दिए, अपने झंडे लगाने शुरू कर दिए। कहीं ऐसा ना हो कि भारत से दुश्मनी के चक्कर में पाकिस्तान का वजूद ही खत्म हो जाए, पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा बन जाए। ये लड़ाई कहाँ रुकेगी, किस स्तर पर रुकेगी, आपको क्या लगता है भाई? संजय जी, राजनीतिक समीक्षा की दृष्टि से अगर देखें तो इस बात के हम लोग दो तरह का विश्लेषण कर सकते हैं। पहला विश्लेषण तो यह है कि चूंकि भारत ने पाकिस्तान में, पंजाब में और पाक अधिकृत कश्मीर में 9 जगहों के ऊपर हमला किया और आतंकवादियों के कई ठिकाने नष्ट कर दिए, मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए, तो इससे पाकिस्तान की सेना की जो साख है वो बिल्कुल रसातल में चली गई। तो उस साख को बचाने के लिए पाकिस्तानी सेना को कुछ करते हुए दिखना है। उसके लिए उसे भारत के ऊपर कुछ छुटपुट हमले करते हुए दिखना है। अगर वो कुछ भी नहीं करेगी, पाकिस्तान की सेना चुपचाप बैठ जाएगी, पाकिस्तान की सेना, तो फिर उसका रुतबा पाकिस्तान में मानेगा कौन? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया तो
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने ऐसे बयान दिए जो दो तरह के बयान थे और एक दूसरे को काटते हुए बयान थे। एक वक्तव्य तो ये था कि ये एक्ट ऑफ वार है, ये एक्ट ऑफ वार है, यानी अगर एक्ट ऑफ वार है तो आपको उसको उसी हिसाब से उसका बदला देना होगा। दूसरी तरफ उनका वक्तव्य ये भी था कि अच्छा फिर एक्ट ऑफ वार है और हम भारत के फौजी स्थानों पर हमला करेंगे, ये वक्तव्य दिया। और दूसरा वक्तव्य ये भी था कि अगर भारत अगला हमला नहीं करेगा तो हम कुछ नहीं करेंगे। तो अब देखिए वहां पे काफी भ्रम की स्थिति है राजनीतिक नेतृत्व में। जो रक्षा मंत्री है वो इस प्रकार की बात बोल रहे हैं। अब इन दोनों बातों का क्या मतलब निकाला जाए? अच्छा, रक्षा मंत्री की बात सेना नहीं सुनती है। रक्षा मंत्री सेना की बनाई हुई नीति से निर्देशित नहीं होते हैं, सेना की नीति उनका मार्गदर्शन नहीं कर रही है। दो बिल्कुल अलग अलग सत्ता के केंद्र हैं। रक्षा मंत्री अलग सत्ता के केंद्र हैं और जनरल आसिम मुनीर के नेतृत्व में सेना अलग सत्ता की केंद्र है। और तीसरा सत्ता का केंद्र पाकिस्तान में आईएसआई है। चौथा सत्ता का केंद्र पाकिस्तान में आतंकवादी सरगना है, हाफिज सईद, लखवी, ये सब है। अब आप लखवी की ताकत देखिए। लखवी पाकिस्तान की जेल में बंद था और जेल में उसने बच्चा पैदा किया। लखवी, आप इससे अंदाजा लगाइए, क्या किसी पाकिस्तान के किसी साधारण कैदी को जेल में बच्चा पैदा करने की इजाजत मिल सकती है? नहीं मिल सकती। लेकिन लखवी को विशेष इजाजत प्राप्त थी। हाँ, पत्नी भी वहीं आती थी जेल में और सब बैठते। नहीं, मैं कहना ही चाहता हूं कि पाकिस्तान में सत्ता का कोई एक केंद्र नहीं है, सत्ता के कई केंद्र हैं। पाकिस्तान का राजनीतिक नेतृत्व जो चाहता है, कोई जरूरी नहीं है कि पाकिस्तानी आर्मी उसकी बात को माने या सुने भी, उसका अपना चल रहा है पूरा का पूरा। तो एक तरफ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री तीन तरह के बयान दे रहे हैं। एक तरह के बयान दे रहे हैं कि ये एक्ट ऑफ वार है। दूसरे तरह का बयान ये है कि हम भारत के जो फौजी मुकाम है उनके ऊपर अपने हमलों को केंद्रित करेंगे। और तीसरा ये है कि अगर भारत अब कोई हमला नहीं करता तो हम अब उसका कोई जवाब नहीं देंगे। तो ये तो आप छोड़ दीजिए, बिल्कुल बेकार के लोग हैं। इनको पता ही नहीं है कि सत्ता क्या होती है और सत्ता की केंद्रीयता क्या होती है। ये स्थिति ये है। जहां तक फौज का सवाल है, फौज पाकिस्तान में देखा जाए तो जनता के साथ में, जनता के बीच में उसकी साख बहुत गिरी हुई है। कल भी हम लोगों ने इस बात पर चर्चा की थी। सबसे ज्यादा लोकप्रिय व्यक्ति वहां पे इमरान खान है। आज पाकिस्तान में अगर निष्पक्ष चुनाव हो जाए और इमरान खान एक तरफा चुनाव जीत जाएंगे, किसी दूसरे व्यक्ति को वोट ही नहीं मिलेगा। जितने भी ये सब सत्ता में बैठे हुए हैं, शहबाज शरीफ वगैरह, इनकी कोई औकात नहीं है इमरान खान के मुकाबले लोकप्रियता। इमरान खान पूरी तरह ऐसी चुनाव में इनकी धुनाई करेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो अब जनरल मुनीर से इमरान खान के संबंध बहुत खराब है। जनरल मुनीर ने इन कठपुतली राजनेताओं की मदद से, इन प्यादों की मदद से उनको लगातार जेल में डाल रखा है और जेल में उनके साथ बड़ी बदसलूकी भी हो रही है। अब जनरल मुनीर के सामने संकट ये है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद में वो अपनी साख की कैसे रक्षा करें। कुछ ना कुछ तो उनको करना ही है। इसलिए भारत में कुछ वो रॉकेट भी दागेंगे, चीन की मदद से कुछ ड्रोन हमले भी करेंगे। देखिए, ड्रोन हमलों से युद्ध नहीं जीते जाते, न ड्रोन हमलों से युद्ध शुरू किए जाते हैं। एक आध ऐसे ही इधर उधर रॉकेट फेंक दिया, इसको भारत की सेना ने कब्जे में ले लिया है, वो उसकी जांच पड़ताल करेगा कि उसका कहाँ का, अमेरिका से लिया है, कहाँ से आया है इनके पास रॉकेट, कि वो नाटो के जो खो गए थे हथियार, गोला बारूद खो गया था, उनमें से उसका चुराया हुआ है, क्या पता क्या है। तो ये सब भारतीय सेना अब जांच पड़ताल करेगी तो पता चलेगा। मेरा मानना यह है कि भारतीय सेना पूरी तरीके से सक्षम है। पाकिस्तान का ये जो मिस एडवेंचर है, पाकिस्तान की जो बौखलाहट के तहत जो कार्रवाइयां हुई हैं, इन कार्रवाइयों का करारा जवाब देने के लिए भारतीय सेना सक्षम है। और जैसा कि रक्षा मंत्री ने कहा भी है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। और भारत के जो विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्त्री ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही है कि हमारे पास जैसे जैसे तथ्य आएंगे हम जानकारी देंगे, लेकिन जो ऑपरेशनल जानकारियां हैं उनको अभी नहीं दिया जाएगा। उनमें से जितनी जरूरी होंगी उतनी जानकारियां दी जाएंगी। निश्चित रूप से इस वक्त हम सब लोग भारत के नागरिक के तौर पर एक इस तरह के जो एक भारत के ऊपर एक संकट है, मैं सब बहुत हल्का पूरा संकट ही मानता हूं, हल्का पूरा संकट है। हम लोग इस संकट की परिस्थिति में हैं
और हम लोग मौजूदा राजनीतिक नेतृत्व और हमारी सशस्त्र सेनाएं हैं उनके साथ पूरी तरीके से सहयोग कर रहे हैं, और उसके हमारा संकल्प है, हम उसके साथ हैं, और हर संकट की घड़ी में हर तरह का कदम उठाने के लिए हम तैयार हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और आपने बात जो कही इमरान खान की, पिछले दिनों में दुबई में था, तो दुबई में भारत और पाकिस्तान के दोनों की आबादी बहुत फिक्स रहती है। ड्राइवर बहुत, मतलब चांस की बात है, अगर मैंने 20 बार गाड़ी ली होगी तो उसमें 18 बार ड्राइवर पाकिस्तान के थे। मैं पूछ रहा था पाकिस्तान के हालात क्या हैं, पॉलिटिकल सीन क्या है। एक तो मुझे भारत और पाकिस्तान के बीच जो नफरत अब दिखाई दे रही है, वहां के लोगों में दिखाई नहीं देती थी। वो कहते थे हम लोग तो काम कर रहे हैं, सब नेता लोग लड़ते रहते हैं आपस में। लेकिन वो 18 के 18 इमरान खान के पक्ष में थे। उन्हें कहा इमरान खान थे तो तब भी हमारा मुल्क सही था। मतलब अब तो बिल्कुल मुल्क तबाह हो गया है, मुल्क में कोई सुनने वाला नहीं है, बेईमान हो गए हैं और सेना से बहुत नाराज थे। और वो मुनीर, पाकिस्तान का सेना कमान, वो तो अपने बच्चों को पहले ही विदेश भेज चुका। उसको लग रहा था कि हमारा ठिकाना नहीं है। तो जो इंसान, जो सेना का प्रमुख हो, जब वो अपने बच्चों को शिफ्ट कर दे रहा है, पाकिस्तान से अलग कर दे रहा है, तो पाकिस्तान की गरीब जनता को समझ में आ रहा होगा ना कि ये सेना का चीफ है, इससे तो खुद तो सुरक्षित होगा ही होगा, लेकिन बच्चे भी सुरक्षित है, तो विदेश भेज दिया उसने। और पाकिस्तान की गरीब आवाम को मरने के लिए छोड़ दिया कि भाई टैंक, भारत के टैंक गरजे हैं, भारत की फ्लाइट से, जेट से, जहाज से गोले बरसे, तो फिर ये गरीब जनता झेले, हमारे बच्चे सुरक्षित रहे। तो जो सेनापति खुद ही भाग खड़ा हो युद्ध के मैदान से और युद्ध में आग लगा रहा हो, तो ऐसे सेना प्रमुख से क्या फायदा। क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान के अंदर आंतरिक विद्रोह की स्थिति आ सकती है? जनता ऐसे सेनापति से, मुनीर जैसे शख्स से कब तक उम्मीद करेगी कि ये वो, जनता को तो लग रहा होगा तो हमें बर्बाद कर दे रहा है। वैसे ही पाकिस्तान भुखमरी के कगार पे था, खाने पीने के पैसे नहीं थे, युद्ध और थुप गया उसके ऊपर। तो लग रहा है कि आपको कि अगर ये लड़ाई बड़ी रहती है, युद्ध में कन्वर्ट हो जाती है, अभी तो युद्ध भी नहीं कह सकते हम कि ये युद्ध है। भले ही वो अभी हमारे गोदी मीडिया के एंकर रूप का लियाकत ने लिख दिया युद्ध की शुरुआत, पता नहीं उन्हें कैसे लग गया युद्ध है ये। अभी युद्ध की घोषणा नहीं है, ना भारत की तरफ से घोषणा, ना पाकिस्तान की तरफ से देखिए, घोषणा है कि इस तरह की घोषणा करने से तो सरकार जो कह रही है, हमारी रक्षा नीति जो है, हमारे रक्षा मंत्री जो कह रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं, हमारे जो सशस्त्र सेनाओं के नेता हैं वो कह रहे हैं, ये तो उसके भी विरोध में जाती है इस प्रकार की घोषणा, अगर कोई एंकर अपनी मर्जी से कर देता है। अच्छा, आपने जो सवाल पूछा है वो सवाल बहुत जरूरी है, उसके ऊपर विचार करना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि जनता के बीच में अपनी साख को दुरुस्त करने के लिए और थोड़ा जो सेना ठंडी पड़ी हुई थी उसमें गर्मी लाने के लिए पाकिस्तान की फौज ने जो आतंकवादियों के जरिए बैसरण घाटी का खून खराबा कराया, उन्होंने आयोजित कराया निश्चित रूप से असंभव, वरना वो 4 जो आतंकवादी आए थे वो कोई अपनी मर्जी से नहीं आए थे, उनको भेजा गया था, योजना बनाकर भेजा गया था, और वो उसमें भड़कावे की ये कार्रवाई भी शामिल थी कि भाई धर्म पूछ के गोली मारो, ये भड़कावे की कार्रवाई भी उसके अंदर शामिल थी। अच्छा, अब जब कभी इस तरह के आयोजन किए जाते हैं, रक्तपात वाले आयोजन किए जाते हैं, तो ये कभी कभी उल्टे बांस बरेली भी हो जाते हैं, ये चीज भी बन जाती है। अब जनरल मुनीर इस पूरे मामले में फंस गए पूरी तरीके से। अच्छा, पाकिस्तान पहले से ही आंतरिक समस्याओं की शिकार है। बलूचिस्तान इस वक्त आजादी की तरफ जा रहा है, पख्तूनिस्तान इस वक्त आजादी की तरफ जा रहा है। हम लोग जानते हैं कि सिंध में जिए सिंध आंदोलन मुद्दतों से चल रहा है, जब मैं पढ़ता था उस जमाने से जिए सिंध आंदोलन चल रहा है। तो पाकिस्तान की जो भौगोलिक एकता है, भौगोलिक एकता काफी संकट की शिकार है इस वक्त। और ऐसी स्थिति में उस पाकिस्तान के विभिन्न भौगोलिक टुकड़ों को आपस में जोड़कर पाकिस्तान बनाए रखना सेना के सामने, और जो पाकिस्तान का बहुत ही कमजोर किस्म का राजनीतिक नेतृत्व है उसके सामने बड़ी चुनौती है। अगर भारत के साथ ये जो संघर्ष चल रहा है पाकिस्तान का, मैं ज्यादा यही कहूंगा कि एक फौजी संघर्ष है, मैं इसको युद्ध की संज्ञा नहीं दूंगा क्योंकि ये फुल स्केल वॉर है भी नहीं। ये जो फौजी संघर्ष चल रहा है, इस फौजी संघर्ष में पाकिस्तान की बहुत बुरी पराजय निश्चित है, और प्रतिदिन उसकी पराजय हो रही है। प्रतिदिन उसे हर कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, प्रतिदिन पराजय उसकी हो रही है। इसमें जैसे जैसे उसकी और पराजय होगी, सेना की शक्ति, क्षमता और साख तीनों और नीचे चली जाएंगी, और फिर पाकिस्तान को राजनीतिक रूप से, भौगोलिक रूप से एकताबद्ध देश के रूप में रहना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाएगा उसके ऊपर।
और अगर पाकिस्तान और जो दूसरी ताकतें जो जिनका लगातार पाकिस्तानी सेना दमन कर रही थी, वो अब इस चूंकि पाकिस्तानी सेना इधर उलझ जाएगी तो उनका दमन भी नहीं कर पाएगी और वो शक्तिशाली होकर पाकिस्तान के अंदर विभिन्न हिस्सों में विद्रोह का नेतृत्व कर सकते हैं। ऐसी स्थिति पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूं पाकिस्तान का काल भी आ सकता है इस प्रक्रिया में। अब देखिए ये घटनाक्रम कहां तक जाता है और इसके राजनीतिक परिणाम क्या निकलते हैं। ये एक बहुत बड़ा सपना था कि पाक अधिकृत कश्मीर, लोग कह भी रहे थे कि ये बार बार छोटी छोटी जंग हो जाती है, कभी कारगिल हो जाता है, कभी 1971 हो जाता है, तो इस बार आर पार कर दिया जाए मामला। अब पाकिस्तान अगर समझ नहीं आ रहा, उसने फिर पुंछ में मारे तो सीधा भारत ने लाहौर में अटैक किया, उसके डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। पाकिस्तान को समझ आ जाना चाहिए था जब भारत लाहौर तक पहुंच सकता है तो भारत फिर लाहौर और कराची कहीं तक भी पहुंच सकता है। लेकिन बदले में फिर उसने कल रात को जम्मू कश्मीर पे जम्मू कश्मीर के एयरपोर्ट पर हमला किया, कुछ और ठिकानों पे हमले किए ड्रोन ने, वो तो भारत की सेना ने सब ड्रोन मार गिराए, लेकिन एक बड़ा उसने आबादी को भी नहीं देखता कि वो आबादी है, भारत के निर्दोष नागरिक हैं, वो हमले करने पे बाज नहीं आ रहा। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है कि वही काल जब मनुष्य पर छा जाता है तो पहले विवेक मर जाता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब ये बात पीओके को भारत में सम्मिलित करने पर ही रोक खत्म हो, हमेशा का ये देखिए ये तो झंडा। विनाशकाले विपरीत बुद्धि वाली स्थिति है। ये विनाशकाले विपरीत बुद्धि वाली स्थिति है। देखिए भारतीय सेना पाकिस्तान से हर स्थिति में बहुत ज्यादा मजबूत है, बहुत ज्यादा आधुनिक है। वो सभी तरह की आधुनिक तकनीकों और सभी तरह के युद्ध के जो इतने भी औजार होते हैं उस सब में पाकिस्तान से ज्यादा युक्त है। उसके पास ज्यादा सैनिक हैं, ज्यादा अनुशासित है सेना और ज्यादा संकल्पित सेना है। पाकिस्तान की सेना की स्थिति ऐसी नहीं है। आतंकवादियों के साथ में और भ्रष्टाचार के कारण, क्योंकि वो सत्ता के साथ जुड़ी रहती है, राजनीतिक सत्ता के साथ पाकिस्तान की सेना जुड़ी रहती है, तो आतंकवादियों के साथ संबंध, आईएसआई के साथ संबंध और भ्रष्टाचार के कारण पाकिस्तान की सेना अंदर से पूरी तरीके से खोखली हो चुकी है और धार्मिक कट्टरता ने उसको और पूरी तरीके से उसका संकल्प जो है ना उसका पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। ये जनरल मुनीर वगैरह कौन है? ये जियाउल हक के जमाने में समझ लीजिए इस तरह के लोगों की भर्तियां हुआ करती थी। जियाउल हक ने एक नियम बनाया था, जनरल जियाउल हक ने एक नियम बनाया था कि आपको बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होना भी जरूरी नहीं है अगर सेना में आना हो। मतलब उन्होंने काफी कट्टरपंथी नौजवानों को सेना में भर्ती करने के लिए जो पाकिस्तानी सेना में भर्ती के जो नियम थे उसमें काफी ढील दी थी। उसी दौरान ये सब लोग भर्ती हुए थे। तो आज पाकिस्तान के ज्यादातर सेना के जो अफसरान हैं वो उसी जमाने उसी चक्कर में सेना में आए हुए लोग हैं। तो ये लोग बहुत अच्छे सोल्जर भी नहीं है, रणनीतिकार तो छोड़ दीजिए, ये लोग बहुत अच्छे सोल्जर भी नहीं है। ये भारतीय सेना के सामने पल थोड़ी देर भी नहीं टिक पाएंगे। लेकिन भारत अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि पाकिस्तान के साथ युद्ध ना हो। लेकिन अगर पाकिस्तान इस तरह की हरकतें पाकिस्तान ने जारी रखी और इस तरह की हरकतें उसने बढ़ाई तो उस हालत में उसको फिर उसी तरीके से जवाब भी देना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान इसी तरह ड्रोन भेजता रहा, पाकिस्तान इसी तरीके से रॉकेट फेंकता रहा और भारत के निर्दोष नागरिकों का खून उसकी वजह से बहता रहा तो कुछ ना कुछ तो भारतीय सेना को करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इस प्रकार की नीति भी हमारे रणनीतिकारों ने, हमारे जनरलों ने, सेनापतियों ने बना ली होगी और हो सकता है कि हमें जल्दी ही इस प्रकार की खबर प्राप्त हो। हाँ, क्योंकि कल जो जिस तरह रात में जम्मू में पूरे पे श्रीनगर में हमले किए गए ड्रोन से, बहुत सारे ड्रोन मार गिराए, तो यानी पाकिस्तान का दुस्साहस देखिए और उसको लग नहीं रहा कि अभी भी उसका अंजाम क्या होगा। आपको क्या लग रहा है चीन और टर्की क्या पाकिस्तान को चढ़ा रहे हैं, चढ़ जा बेटा सूली पर, अंजाम ही समझ? भाई देखिए चीन और टर्की कोई वहां पे अपने सैनिक थोड़ा भेज देंगे लड़ने के लिए हिंदुस्तान के खिलाफ। हथियार दे देंगे बस। वो ज्यादा ये करेंगे कि पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई कर देंगे, कुछ पाकिस्तान को संसाधन दे दिए जाएंगे। अभी तो पाकिस्तान के ऊपर एक फाइनेंशियल स्ट्राइक भी होने वाली है। फाइनेंशियल स्ट्राइक ये है कि भारत अभी कोशिश करेगा अंतरराष्ट्रीय मंचों के ऊपर, मेरे ख्याल से वो कोशिश भी कहीं ना कहीं शुरू हो गई होगी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से भारत ये अपील करेगा कि पाकिस्तान को जो मदद दे रहा है उस मदद को रोका जाए। अगर वो मदद रुक गई तो पाकिस्तान पूरी तरीके से आर्थिक रूप से विकलांग हो जाएगा, आर्थिक रूप से लकवाग्रस्त हो जाएगा। अभी पाकिस्तान को पता नहीं है कि क्या क्या उसके साथ हो सकता है। अच्छा, ये अभय जी बार बार ये जो धमकी देता है न्यूक्लियर पावर,
क्या कोई युद्ध यहां तक पहुंच सकता है कि दोनों देश परमाणु शक्ति से लैस हैं? क्या इस युद्ध को अंजाम यहां तक पहुंच सकता है कि कोई अरे भाई, देश? अगर पाकिस्तान एटमी ताकत का इस्तेमाल करेगा तो उसके खिलाफ भी एटमी ताकत का इस्तेमाल कर दिया जाएगा। तब प्रश्न इस बात क्या है कि चीन पाकिस्तान को एटमी ताकत का इस्तेमाल करने देगा? अगर चीन वास्तव में, चीन की अगर ऐसी कोई महत्वाकांक्षा है कि वो दुनिया की बड़ी ताकत बन सके, तो दुनिया की बड़ी ताकत तो वही देश बन सकता है जो कि एटमी ताकत होते हुए भी एटमी ताकत के इस्तेमाल के ऊपर रोक लगा सके, एटमी ताकत के इस्तेमाल को संयमित कर सके। तो छोटी छोटी एटमी ताकतें हैं, फुटकर एटमी ताकतें हैं, क्योंकि एटम बम बनाने की टेक्नोलॉजी तो बाजार में बिकती है दुनिया के। एटम बम बनाने की टेक्नोलॉजी ऐसी तो है नहीं, तो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। ये तो कोई भी देश जो है शरारत तरीके से उस टेक्नोलॉजी को खरीद के इधर उधर से यूरेनियम, प्लूटोनियम वगैरह खरीद के एटम बम बना सकता है। तो ऐसी स्थिति में अगर चीन पाकिस्तान को एटमी ताकत का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करता है, तो उसी क्षण विश्व की एक बड़ी ताकत के रूप में चीन की संभावना नष्ट हो जाएगी। मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं। ये चीन दुनिया की बड़ी ताकत बना रहे, उसके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान अगर एटमी ताकत का इस्तेमाल करने के बारे में सोचे भी तो चीन उसको एक चपत लगाए, नहीं तुम ये नहीं कर सकते। क्या अमेरिका पाकिस्तान को एटमी ताकत का इस्तेमाल करने देगा? तो अभी ट्रंप साहब जो कह रहे हैं आई एम वेरी क्लोज टू पाकिस्तान, आई एम वेरी क्लोज टू इंडिया, तो फिर क्या हो रहा जाएगा? उनको पाकिस्तान के प्रति क्लोज वो क्या हुए, क्या मतलब? पाकिस्तान उनसे बिना पूछे, ट्रंप से बिना पूछे एटम बम चला देगा? शी जिनपिंग से बिना पूछे पाकिस्तान एटम बम चला देगा? अरे ये सब कुछ नहीं होगा। अभी देखिए पाकिस्तान की और थोड़ी सी ठुकाई होगी, वो ठीक हो जाएगा। वो आपकी लाइन अच्छी होती है कि पाकिस्तान की थोड़ी सी ठुकाई होगी और ठीक हो जाएगा। लेकिन भारत, देखिए अभी तो स्थिति है कि आप किसी को दो चांटे लगाएं, कस कस के किसी गुंडे को दो चांटे लगाएं। अब जहां पे उसका आतंक होता है वो लोग सोचेंगे ये तो गुंडा तो पिट गया, तो वो जब आप चले जाएंगे वहां से, तो वो वहां पे दो तीन बच्चों को पिटाई शुरू करेगा, गालियां आलियां बकेगा, कुछ उछल कूद मचाएगा बंदर की तरह, ताकि उसकी थोड़ी साख वहां पे बनी रहे, वरना उससे कौन डरेगा? जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और स्पष्ट हो गया कि भारत ऑपरेशन सिंदूर में वहां 9 जगहों पे हमला करने तक ही नहीं रुकेगा, थोड़ा कुछ और भी आगे बढ़ सकता है भारत। तो ऐसी हालत में पाकिस्तान को कोई ना कोई कार्रवाई तो करनी ही थी। उसी का मेरे ख्याल से ये जो हो रहा है ये वही सब है। और मुझे लगता है कि भारतीय सेना के पास इससे कहीं ज्यादा क्षमता है तो कुछ भी नहीं है। इसको तो वो बहुत आसानी के साथ भारतीय सेना इस सब चीजों को न्यूट्रलाइज कर देगी और इसके जवाब में पाकिस्तान को कुछ सबक भी सिखा दिया जाएगा। आप देखिएगा अगले 24 घंटे में ये सबक वगैरह भी पाकिस्तान सीख लेगा। भारत उनको सबक सिखा देगा। भारत के पास उस तरह की टेक्नोलॉजी भी है, भारत के पास उस तरह के जाबाज लड़ाकू विमान उड़ाने वाले पायलट भी हैं, सब कुछ है भारत के पास, कुछ भी ऐसी दिक्कत नहीं है। पाकिस्तान को फिट कर दिया जाएगा बिल्कुल। और हमारे यहाँ भारत में पाकिस्तान जैसा माहौल भी नहीं है कि सब कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ रहे हो। देखिए इस मामले पे कितना विपक्ष ने कितना बढ़िया काम किया। पूर्व सर्वदलीय बैठक में सबने कहा, राहुल गांधी ने कहा कि हमने अंदर क्या बात की, हम बाहर के डिस्कस करना नहीं चाहते, अंदर हमने कहा कि हम पूरी तरह से सरकार के साथ हैं। एक भी भारत के पॉलिटिशियन का बयान ऐसा नहीं आया जो ये लगे असदुद्दीन ओवैसी का इस बयान सुन रहा था, उनसे शानदार ओवैसी ने काम किया। उनसे संदीप चौधरी ने असदुद्दीन ओवैसी से पूछा कि आपने सर्वदलीय बैठक में क्या बातचीत हुई, जरा कुछ हम लोगों को बताइए। तो उन्होंने कहा मैं केवल वो बता सकता हूं जो मैंने वहां पे कहा है। सही बात है। और उसके बाद उन्होंने विस्तार से उस बात को बताया। इतना बेहतरीन वक्तव्य मैं आपको बताऊं, इतनी बढ़िया उन्होंने बातें कही। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान अपने आप को मुसलमान कहते हैं, इस्लाम कहते हैं, सबको शर्म आनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया वक्तव्य असदुद्दीन ओवैसी का था, बहुत ही अच्छा। ओवैसी के भाषण ने तो दिल जीत लिया सभी पूरे भारत का। उसने 2 दिन पहले ही जो कहा है, मतलब ओवैसी की कोई कितनी आलोचना करे, लेकिन इस मामले में देश। अच्छा दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि अभय जी कमाल हो गया, मतलब पहली बार मेरे ऑफिस में कल पूर्व विदेश राज्य मंत्री सलीम शेरवानी आए थे। मेरे पुराने दोस्त हैं वो, तो हम लोग काफी गुफ्तगू करते रहे, तो वो भी कह रहे थे कि कितना अच्छा हुआ। बोले मैंने अपने पूरे जीवन में पहली बार देखा कि कश्मीर के अंदर आतंक के खिलाफ हर जगह से मुसलमान सड़कों पे आ गए, ये कभी नहीं होता था। उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए आतंक,
जुमे की नमाज के तो बाद देखिए, पूरे इसीलिए मैं देश कहता हूँ कि वो पूरा मामला बूमरैंग हो गया है, पाकिस्तान में पूरा मामला बूमरैंग हो गया है। वो जो धर्म था कि हम पूछ-पूछ के इसलिए गोली मारी गई थी, धर्म पूछ के इसलिए गोली मारी गई थी ताकि हिंदू बनाम मुसलमान हो जाए। और यहाँ पे कुछ बैठे हुए जो लोग अ, डिजिटल मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर जो हिंदू बनाम मुसलमान करते रहते हैं, अपने आप को हिंदुओं को ठेकेदार बताते हैं, उन लोगों ने भी वही खेल खेलना शुरू किया। तो लेकिन अंततः हुआ क्या? अंततः हुआ ये कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में सारे देश के पैमाने पर, कश्मीर समेत पहले से कहीं ज्यादा प्रगाढ़ मित्रता दिखाई पड़ी। और पूरे देश में जिस प्रकार का इस वक्त माहौल है, उस वक्त हिंदू मुस्लिम एकता का इस वक्त पूरा भारत जो है एक बहुत बेहतरीन उदाहरण बना हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये जो है, ये इस बात के तो बिल्कुल सपने टूट गए उनके कि हमारे देश में फसाद हो जाएगा, धर्म के नाम पे हो जाएगा। पूरे भारत ने जिस तरह से हिंदू मुसलमानों ने एकजुटता दिखाई, वो काबिले तारीफ है। और वो जो नफरती लोग थे, उनको भी जवाब हिंदुस्तान ने दिया कि नहीं, जब मुल्क पे बहुत समस्या आएगी तो मुल्क पूरा एक खड़ा हो सकता है। यही भारत की ताकत है, जो भारत को भारत बनाती है, कि अगर कोई विपत्ति आएगी तो हम सब एकजुट रहेंगे, एक मत से रहेंगे, एक जगह से रहेंगे। और ये भी मैं कहूंगा कि ये देश की कहीं ना कहीं एकता की जो हमारी नींव है, जो जड़ें हैं, वो दिख गई पूरी दुनिया को कि भारत कितना मजबूत है। आप और देखिए, मजबूत। आपकी इस बात में ये जोड़ दूं, 1965 में जब पाकिस्तान के साथ जंग हुई थी, तब भी भारत के तमाम मुसलमान और हिंदू एक ही मंच पर खड़े हुए थे, एक साथ एकताबद्ध थे। जब 71 की जंग हुई थी, उस वक्त भी यही हालत थी। कारगिल की जंग की वक्त समय भी हालत थी। जब पाकिस्तान के उकसावे पे कबायली हमला किया गया था कश्मीर के ऊपर, तब उस हमले का सबसे बड़ा मुकाबला किसने किया था? ब्रिगेडियर उस्मान ने किया था। तो ये हम लोगों को ये बहुत, इसका एक पूरा हिंदू मुस्लिम एकता का एक पूरा इतिहास है, जिसको हम सब लोग जानते हैं। ये जो नफरती किस्म के लोग, बड़ा अच्छा शब्द आजकल मीडिया में चल रहा है, नफरती चिंटू। हाँ, तो ये नफरती नफरती, ये नफरती चिंटू लोग जो हैं, अब ये लोग भी सोच रहे होंगे कि ये जो भारत ने स्ट्राइक किया है आतंकवादी ठिकानों के ऊपर, दरअसल नफरती चिंटुओं के ऊपर भी ये स्ट्राइक है। ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने इतना समय दिया, हमसे बातचीत की। आभार। तो ये थे अभय दुबे जी, और आपने सुनी पूरी बातचीत। मुझको यकीन है बातचीत आपको पसंद आई होगी। आपकी राय का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। शुक्रिया, थैंक यू।